वेलकम टू दी पार्ट 2 ऑफ वाइटल साइंस। तो पहले पार्ट में मैंने आपको टेम्परेचर पढ़ाया था, उसमें हमने सब कुछ पढ़ा था। टेम्परेचर की डेफिनेशन, कैसे हम डिग्री देते हैं और स्टेजेस कैसे होती हैं, टाइप्स क्या होते हैं फीवर के, फीवर असेस करने का प्रोसीजर क्या है, क्या क्या आर्टिकल्स आपको चाहिए, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और उसकी ट्रिक भी बताई थी। तो अब इस पार्ट 2 में हम पल्स की बात करेंगे। पल्स के बारे में डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो पल्स क्या है? पल्स इज़ द पैल्पेबल बाउंडिंग अप ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू एन आर्टरी अगेंस्ट अ बोनी प्रोमिनेंस। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, फिर आप मुझे बताना और उसकी बेसिस पे हम पल्स की डेफिनेशन डिसाइड करेंगे, ठीक है। अभी देखो, जैसे इसमें लिखा है कि बाउंडिंग अप ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू एन आर्टरी। सबको पता है कि जो हम पल्स चेक करते हैं वो ब्लड फ्लो की हेल्प से करते हैं, ठीक है। लेकिन ब्लड फ्लो तो हमारा पूरी बॉडी के अंदर हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन हम जहाँ चाहें वहाँ से तो पल्स असेस नहीं कर सकते, है ना। बॉडी के अंदर ये तो नहीं है कि आप जहाँ हाथ लगाओगे आपको पल्स असेस हो जाएगी, नहीं। कुछ एक स्पेसिफिक साइट्स हैं जहाँ पे आपको पैल्पेट करोगे तो आपको पल्स फील होगी। तो उन स्पेसिफिक साइट्स में ऐसा क्या है जो उन्हें पल्स फील कराने के कैपेबल बनाता है, ठीक है। उनमें क्या क्या स्पेशल पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले पल्स होता क्या है एक्चुअली में, जब हम पल्स असेस करते हैं ना, तो हम जिस आर्टरी से असेस करते हैं वो आर्टरी जो होती है वो एक बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर से क्रॉस करके जाती है, ठीक है। जैसे कोई बोन है, बोन का प्रोमिनेंस मतलब बोन का उभरा हुआ कोई पार्ट है तो बोनी प्रोमिनेंस है। तो बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर से क्रॉस करके गई कोई आर्टरी, उस आर्टरी को फिर हमने अपने हैंड 3 फिंगर से रेसिस्टेंस दिया नीचे से, तो उसको रेसिस्टेंस मिल रही है बोनी प्रोमिनेंस से, ऊपर से हमने रेसिस्टेंस दिया तो वो बाउंड अप हो जाती है। उसकी वजह से जो आर्टरी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो बाउंड अप हो जाता है और वो बाउंड अप ब्लड फ्लो हमें पैल्पेट होता है, और यही पैल्पेट करने की प्रोसीजर को हम पल्स कहते हैं। तो पल्स क्या है? पैल्पेबल बाउंडिंग अप ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू एन आर्टरी अगेंस्ट अ बोनी प्रोमिनेंस, ठीक है। एक बोनी प्रोमिनेंस से गुजरती हुई आर्टरी को जो हम पैल्पेट करते हैं, तो जब उसका ब्लड फ्लो जो है वो बाउंड अप होता है और पैल्पेट कर पाते हैं, उसको हम पल्स कहते हैं। पल्सेशन फील होना यही होता है। अब हमारी पूरी बॉडी के अंदर हम कहाँ कहाँ से पल्स असेस कर सकते हैं और कौन सी सबसे अच्छी है, मतलब मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, और कौन सी हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन सी सबसे एक्यूरेट रीडिंग देगी और कौन सी रिलायबल नहीं है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पल्स की जो है वो हम 10 साइट्स होती हैं पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। 10 साइड से हम पल्स को असेस करते हैं। अब हेड टू टो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी ऊपर होती है टेम्पोरल पल्स हमारी टेम्पोरल बोन के ऊपर होती है। जैसे कान के ऊपर जो हमारी टेम्पोरल बोन होती है, उसके ऊपर हमारी लेटरल टू आइज़, मतलब आइज़ के लेटरली और ईयर के ऊपर वाले पोर्शन में जो टेम्पोरल बोन होती है वहाँ पे हम पैल्पेट कर सकते हैं, इजीली टेम्पोरल पल्स असेस हो जाएगी। अभी ये इसका डेमोस्ट्रेशन कैसे होता है, हम कैसे पल्स असेस करते हैं, इन सब के ऊपर एक अलग वीडियो से बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वो डेमोस्ट्रेशन वाली वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अलग से मैं उसके लिए डेमोस्ट्रेशन की वीडियो बनाऊंगी। बट इसी में मैं अभी आपको वर्बली ही बता सकती हूँ कि टेम्पोरल जो आर्टरी होती है उससे हम टेम्पोरल पल्स को असेस करते हैं, और ये टेम्पोरल आर्टरी हमारी टेम्पोरल बोन के ऊपर होती है, ठीक है। नेक्स्ट होती है हमारी कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड पल्स को हम CPR जो मैंने पढ़ाया था, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, उसके अंदर भी हम पैल्पेट करके देखते हैं अडल्ट के अंदर कैरोटिड पल्स को, क्योंकि इससे हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि हमारी ब्रेन को ब्लड सप्लाई पहुंच पा रही है या नहीं, ठीक है। तो ये कैरोटिड पल्स की जो लोकेशन होती है वो होती है स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल के मीडियल एज में, ठीक है। ये स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल हमारी नेक रीजन के अंदर होती है, और इस मसल का मीडियल एज मतलब हमारी बॉडी के सेंटर के टुवार्ड्स वाला जो एज होता है वो ईदर साइड ऑफ मतलब दोनों साइड में होती है ना। जैसे नेक रीजन के अंदर दोनों साइड में होती है, तो आप किसी भी साइड में, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में आप इसको पैल्पेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैरोटिड पल्स।
एपिकल पल्स की लोकेशन है 5th इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वहीं पे सिचुएटेड होता है, इसीलिए हम जो अपनी ईसीजी की लीड्स लगाते हैं वो भी हम 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस में लगाते हैं, क्योंकि एपिकल पल्स भी हम वहीं पे असेस करते हैं और हार्ट की लोकेशन ही वही है। ठीक है, तो 5th इंटरकोस्टल स्पेस में हमारा मिड क्लेविकुलर लाइन, मतलब क्लेविकल का जो मिड पोर्शन है, क्लेविकल बोन जो है हमारी उसका मिडल पोर्शन है, वहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है और 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे आके वो लाइन जहाँ टच करती है उस मिड क्लेविकुलर लाइन पे आपको एपिकल पल्स फील हो जाएगी। ब्रेकियल पल्स हमारी एंटीक्यूबाइटल फोसा के अंदर होती है। वो ग्रूव होता है एक, जहाँ पर बाइसेप और ट्राइसेप मसल मिलती है, तो वो वहाँ पे ब्रेकियल पल्स होती है। रेडियल पल्स जो होती है वो थंब साइड के इनर एस्पेक्ट में, यहाँ पर ये हमारी रेडियल पल्स हो सकती है। और लिटिल फिंगर के एस्पेक्ट में यहाँ पर अल्नर पल्स होती है। ठीक है, इन सबको हम पूरा 1 मिनट तक असेस करते हैं। ठीक है, देन है हमारी फीमोरल पल्स, और फीमोरल पल्स हमारी ग्रोइन एरिया के अंदर होती है, इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और सिम्फेसिस प्यूबिस के बीच में। ठीक है, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और सिम्फेसिस प्यूबिस की उस इमेजिनरी लाइन का मिड पॉइंट जो है वहाँ पर फीमोरल पल्स मिलती है ग्रोइन एरिया में। पॉप्लिटियल पल्स जो है पॉप्लिटियल फोसा में होती है। ठीक है, बैक साइड ऑफ द नी जॉइंट के पीछे वाली तरफ, और इसको असेस करने के लिए आपको नी को थोड़ा सा फ्लेक्स्ड करना पड़ता है। जैसे हम चेयर पे बैठते हैं तो हमारे नी फ्लेक्स्ड हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप पॉप्लिटियल पल्स को इजीली असेस कर सकते हो। देन पोस्टीरियर टिबियल पल्स, ये हमारे मीडियल मेलियोलस के पीछे होती है। जैसे हमारे 2 मेलियोलस होते हैं ना, लेटरल मेलियोलस और मीडियल मेलियोलस, तो जो लेटरल होता है वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, और जो मीडियल मेलियोलस है उसके पीछे वाली पोर्शन में आपको पोस्टीरियर टिबियल पल्स मिल जाएगी। फिर है डॉर्सैलिस पेडिस पल्स। अब ये डॉर्सैलिस पेडिस पल्स क्या होती है, डॉर्सम एरिया ऑफ द फुट में होती है। ठीक है, मतलब जो डॉर्सम एरिया होता है फुट का, उसको अगर आप एक्सटेंड करोगे ना, तो एक्सटेंड करते हुए एक बहुत अच्छा सा टेंडन आपको बहुत ही क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो वो जो टेंडन आपका विजिबल होगा उसके बिल्कुल लेटरल साइड में थोड़े से ही करते आपको डॉर्सैलिस पेडिस पल्स मिल जाएगी। तो ये 10 आपकी साइड्स हैं पल्स की। अब पल्स को असेस करने का क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर जो पल्स की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं मैं वो बताऊँगी। तो पल्स को असेस करने के लिए आपको उस ट्रे के अंदर क्या क्या रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप हैंड रब रखोगे, ठीक है, जिससे आप हैंड को सैनिटाइज कर सको, और फिर क्लीन ग्लव्स रखोगे अकॉर्डिंग टू योर, जो भी आपका हाथ का साइज़ है ना, अकॉर्डिंग टू योर हैंड साइज़। ठीक है, फिर रिस्ट वॉच विद सेकेंड्स हैंड, ऐसी रिस्ट वॉच होनी चाहिए जिसमें वो जो सेकेंड्स वाली घड़ी हो। ठीक है, रेड ब्लू एंड ब्लैक पेन होना चाहिए आपके पास, डॉक्यूमेंटेशन चार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप उस ट्रे में क्या क्या रखोगे, हैंड रब रखोगे और क्लीन ग्लव्स रखोगे, फिर पेन होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चार्ट होना चाहिए और रिस्ट वॉच होनी चाहिए आपकी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम पहले प्रोसीजर करने से पहले सबसे पहले हम अपने हैंड वॉश करते हैं। ठीक है, फिर हम अपना पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और अपने आर्टिकल्स को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करते हैं, नेम, UHID नंबर से, और डेट ऑफ बर्थ का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम पेशेंट की कंडीशन को असेस करते हैं। ठीक है, जैसे पेशेंट कॉन्शियस लेवल वगैरह, हम सब कुछ ये थोड़ा थोड़ा हम असेस करते रहते हैं। फिर उसके बाद अगर हमारा पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है, पेशेंट हमारे अगर बात को सुन पा रहा है, कॉन्शियस है वो अगर, तो फिर हम अपना प्रोसीजर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि अब जो है आपका पल्स चेक किया जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही रहना है, हिलना नहीं है, ऐसे हम उसको थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन देते हैं अगर वो कॉन्शियस है पेशेंट तो। ठीक है, फिर उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के बाद आप अपने ग्लव्स पहन लो। ठीक है, फिर हम अपनी 3 फिंगर का हेल्प से उसकी पल्स असेस करते हैं। हम कभी भी अपना थंब यूज़ करके किसी भी पेशेंट की पल्स असेस नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी खुद के थंब के अंदर एक बहुत मतलब आर्टरी होती है जिसकी खुद की पल्सेशन आपको फील हो जाएगी। मतलब अगर आप किसी पेशेंट के किसी और पेशेंट की सरफेस पे अपना थंब रखोगे तो आपको खुद के थंब की ही आर्टरी से जो पल्स फील हो रही है वो खुद की ही आपकी थंब की आर्टरी है, वो पेशेंट की नहीं है, तो आप खुद की पल्स गिन लोगे। ठीक है, तो इसलिए हम थंब से कभी नहीं करते, हम 3 फिंगर का यूज़ करते हैं। ठीक है, 3 फिंगर से हम फील करते हैं उसकी पल्स को।
पल्स को हमेशा पूरा 1 मिनट तक गिनना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप 30 सेकंड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं, आपको पूरा 1 सेकंड तक गिनना है। अब 1 मिनट तक गिनना है, सॉरी। फिर अब इस पल्स काउंट करने के लिए आप पोजीशन क्या क्या रखते हो कि आपको जो हाथ है वो पाम जो है वो फेसिंग डाउन होनी चाहिए ना, हाथ जो है वो नीचे की तरफ ही होना चाहिए। और आप उसकी आर्म को चेस्ट रीजन पे रख सकते हो उसके, ठीक है, या अदरवाइज सिंपली उसके साइड पे रख के, बेड के साइड पे रख के, और पाम शुड बी फेसिंग डाउन, ठीक है। तो फुल 1 मिनट तक आपको असेस करना है। असेस करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट कर देना है, और पल्स को हम रेड पेन से डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ ये होती है कि पल्स को अगर जैसे पेशेंट कोई बहुत ज़्यादा विग्रस एक्टिविटी करके आया है या एक्सरसाइज करके आया है या सडनली कहीं से आया है और पेशेंट स्टेबल है, तो आपको पहले पेशेंट को 10 मिनट तक बिठाना है। 10 मिनट वेट करने के बाद उसकी पल्स असेस करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज कर रही है उसने तो पल्सेशन ऑफ कोर्स इंक्रीज्ड मिलेगी, तो आपको नॉर्मल बॉडी के हिसाब से पल्स नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको 10 मिनट तक उसको वेट कराना है, उसके बाद आप पल्स फील करोगे, ठीक है। ये तो सारा प्रोसीजर हो गया। उसके बाद पल्स असेस करने के बाद आप अपने पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दे दोगे, ठीक है, और अपने आर्टिकल्स को दोबारा से वापस रख दोगे, ठीक है, क्लीन करके यूटिलिटी रूम में उसको ले जाओगे, अपने ग्लव्स को डॉफ कर दोगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट कर दोगे। फिर हम अब ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसके बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत सारे बच्चों को, तो इन टर्म्स के बारे में हम 1 बाय 1 बात करेंगे। तो पहली है हमारी पल्स डेफिशिट, ठीक है। पल्स डेफिशिट को हम एक तो असेस कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको जब साइड्स बताई थी तो मैंने बताया था कि एक एपिकल पल्स होती है जो 5th इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन में होती है, और एक होती है हमारी रेडियल पल्स जो हमारे थंब साइड ऑफ पोर्शन में होती है, ठीक है, रिस्ट एरिया के अंदर। तो अब इन दोनों के अंदर हम ना डिफरेंस निकालते हैं, और ये डिफरेंस हम क्यों निकालते हैं, देखो एपिकल पल्स जो आप गिन रहे हो वो आप डायरेक्ट हार्ट से गिन रहे हो, मतलब हार्ट कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसी के हिसाब से आपकी पल्स आ रही है। और रेडियल पल्स वो वाली पल्स है कि आपके पेरिफेरल एरिया को कितनी ब्लड सप्लाई मिल रही है ना। अगर मान लो एपिकल पल्स तो आपकी नॉर्मल 100 आ रही है और आपकी रेडियल पल्स आ रही है 60, तो मतलब जितना ब्लड हार्ट पंप कर रहा है उतना सारा का सारा ब्लड पेरिफेरल एरिया को नहीं मिल रहा, आपकी एक्सट्रीमिटीज़ को नहीं मिल रहा, मतलब पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन ऑल्टरेशन है, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ना। इस वजह से जो पल्स रेट आ रही है वो अलग अलग आ रही है, और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इसमें अगर ऐसा होता है तो आपको यू हैव टू इन्फॉर्म द HCP फर्स्ट, ओके। तो इसमें आपको क्या क्या होता है कि जैसे 2 नर्स होती हैं, एक एपिकल पल्स काउंट करेगी, एक रेडियल पल्स काउंट करेगी, और एक उसके ऊपर इंस्ट्रक्टर होता है, वो कोई तीसरी नर्स भी हो सकती है या कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा। जब वो स्टार्ट बोलेगा तो दोनों नर्स साइड बाय साइड एक साथ स्टार्ट करेंगी, ठीक है, मतलब जो एपिकल पल्स गिन रही है वो एपिकल पल्स गिनना स्टार्ट करेगी, जो रेडियल पल्स गिन रही है वो रेडियल पल्स गिनना स्टार्ट करेगी, और एट द एंड ऑफ 1 मिनट जो तीसरा इंस्ट्रक्टर है वो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा टू स्टॉप, फिर आपको स्टॉप हो जाना है, ठीक है। ऐसे करके हम दोनों जो है हार्ट रेट असेस करते हैं, और उसके बाद हम काउंट करते हैं उनका डिफरेंस कि कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है मतलब आपके पेरिफेरल एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, इसलिए पल्स डेफिशिट आ रही है। पल्स डेफिशिट का मतलब क्या हुआ, देखो पल्स डेफिशिट मतलब कमी, मतलब पल्स की कमी हो रही है। कमी कहाँ पे हो रही है, पेरिफेरल एरिया के अंदर हो रही है, ठीक है, तो ये पल्स डेफिशिट है। देन पल्स प्रेशर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो हमें इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हम ब्लड प्रेशर लिखते हैं ना 120/80, तो उसमें 120 होता है सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक। मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो वाला प्रेशर है जो आपका हार्ट तब लगा रहा है जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, या जब आपकी हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तो जो प्रेशर आ रहा है वो है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब आपकी हार्ट की मसल रिलैक्स हो रही है तो जो ब्लड प्रेशर आ रहा है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब देखो आपके हार्ट में 2 तरह के ब्लड प्रेशर हो गए, एक तो जब वो रिलैक्स है तब भी उसके अंदर 80 mm ऑफ Hg का तो प्रेशर है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब उसके अंदर 120 ऑफ mm Hg का है प्रेशर,
ठीक है। पल्स प्रेशर ये होता है कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, मतलब जब आपके हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे तब कितना प्रेशर है, माइनस जब रिलैक्स करे तब कितना प्रेशर है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वो पल्स प्रेशर है। ठीक है। अब ये पल्स प्रेशर हम क्यों असेस करते हैं, क्या हो जाएगा इसका पता करने से? तो देखो, अगर आपको ये पता है कि मान लो जैसे नॉर्मल पल्स प्रेशर होता है वो 40 होता है, मतलब 40 mm ऑफ Hg का प्रेशर आपका ब्लड ज़्यादा लगा रहा है तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। मतलब जब रेस्ट पे है उसके बाद उसको 40 mm ऑफ Hg और प्रेशर लगाना पड़ रहा है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर मान लो ऐसे पल्स प्रेशर ज़्यादा आ गया, जैसे मान लो 180 और जो डायस्टोलिक है वो 80 है आपका, मतलब 100 mm ऑफ Hg आपका हार्ट प्रेशर और लगा रहा है, मतलब उसको कितना काम करना पड़ रहा है, कितना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, कितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहा है ना। तो ये इस तरह से अबनॉर्मेलिटी पता चल जाती है कि हार्ट कितना अबनॉर्मेलिटी शो कर रहा है या कितना ज़्यादा उसको प्रेशर लगा के फिर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। तो ये पल्स प्रेशर इसलिए है। ठीक है। पल्स प्रेशर का क्या मतलब है कि प्रेशर के अंदर का डिफरेंस कितना है, बस इन दोनों में कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए आई थिंक। अब इसके बाद हम बात करेंगे पल्स के कैरेक्टरिस्टिक की। पल्स को असेस करते हुए आप उसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक को चेक करते हो, सिर्फ रेट ही असेस नहीं करते, हम उसकी रिदम चेक करते हैं, उसका एम्पलीट्यूड चेक करते हैं और पल्स की वॉल्यूम चेक करते हैं। ठीक है, कि पल्स की रिदम कैसे है, मतलब वो रेगुलर है या इरेगुलर है। पल्स की वॉल्यूम मतलब आपको बहुत ही कम पल्स फील हो रही है या बहुत ज़्यादा भर भर के फील हो रही है, तो इसके बेसिस पे ये वॉल्यूम है पल्स की। ठीक है। और एम्पलीट्यूड, हम हर एक पल्स को एक एम्पलीट्यूड देते हैं। ठीक है, एक नंबर देते हैं जो 0 से 4 तक चलता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगी कि किस बेसिस पे हम चेक करते हैं ये। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्वालिटी ऑफ पल्स बेस्ड ऑन द फुलनेस ऑफ आर्टरी। ठीक है, पल्स का एम्पलीट्यूड क्या है, इसकी हम ग्रेडिंग कैसे देते हैं। तो जैसे अगर आपको बिल्कुल ही पल्स फील ही नहीं हो रही है, ठीक है, बहुत देर से आप पल्स फील करने की ट्राई कर रहे हो, आपको पल्स ही नहीं मिल रही है, तो वो 0 है, मतलब एम्पलीट्यूड उसका 0 है। ठीक है। फिर है वायर लाइक पल्स, बहुत कम पल्स फील हो रही है आपको, जैसे शॉक के अंदर, क्योंकि शॉक के अंदर क्या होगा, शॉक के अंदर ब्लड वॉल्यूम ही कम होगी, है ना। ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो गई बॉडी के अंदर तो क्या सर्कुलेट क्या करेगा, जब ब्लड है ही नहीं तो वो सर्कुलेट होगा क्या, अगर कोई चीज़ सर्कुलेट होगी नहीं तो फील क्या होगी फिर आपको। तो वायर लाइक पल्स में +1 देते हैं। और पल्स तो है लेकिन वो वीक है, बहुत वीक है, तो वो 2 +2 में। ठीक है। और नॉर्मल जो हमारी पल्स है वो +3 है। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि नॉर्मल पल्स का नॉर्मल एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो हम +3 देते हैं। ठीक है। और बाउंडिंग पल्स मतलब बहुत भर भर के फील हो रही है आपको पल्स। ठीक है। हाइपर वॉलीमिया के केस में, मतलब जब ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, मोर देन द नॉर्मल रेंज, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो फिर +4। ठीक है। अब पल्स रेट के हिसाब से टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया, ये तो आई थिंक सबको पता होगा कि ब्रेडिकार्डिया तब जब 60 बीट्स पर मिनट से भी कम हो और टैकीकार्डिया तब जब 100 बीट्स पर मिनट से भी कम हो। पल्स असेस करने की मोस्ट कॉमन साइट है हमारी रेडियल। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा एक्सपोजर करने की भी ज़रूरत नहीं है, पेशेंट को प्राइवेसी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट कॉमन मेथड है, सबको पता होता है, पेशेंट को भी पता होता है कि यहाँ से मेरी पल्स असेस हो रही है ना। अब फीटल हार्ट रेट में भी नॉर्मल रेंज होती है 120 to 160 इज़ द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट। अगर दोनों ही कंडीशन में, जैसे अगर फीटल हार्ट रेट 120 से कम हो जाए या 160 से ज़्यादा हो जाए, दोनों कंडीशन में आपको फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहेगी वो HCP को इन्फॉर्म करना रहेगा। ठीक है, क्योंकि इट कुड बी फैटल फॉर द फीटस एज वेल एज फॉर द मदर। ठीक है, सेप्टिक शॉक की कंडीशन हो सकती है अगर फीटस डाई हो गया इनसाइड द यूट्रस, या फीटल हार्ट रेट उसकी बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो दोनों ही कंडीशन में आपको नोटिफाई द HCP। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे पल्स की वॉल्यूम की। ठीक है, पल्स की वॉल्यूम के हिसाब से हम कैसे ग्रेडिंग करते हैं। तो पहली है फिलीफॉर्म या थ्रेडी या वायरी या वीक पल्स। ठीक है, मतलब इसमें ये चारों एक ही बात है। फिलीफॉर्म मतलब फिल नहीं हो पा रही है पल्स, थ्रेडी मतलब बिल्कुल वायर लाइक, थ्रेड लाइक है, वायरी मतलब वायर लाइक है, और वीक पल्स बहुत वीक है, मतलब वॉल्यूम बहुत कम है। ठीक है, तो ये कब होगा, हाइपोवोलीमिया की कंडीशन में या डिहाइड्रेशन में, जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी, या डायरिया के अंदर भी यही होता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाती है, मतलब फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाती है। जब फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी की कम हो जाएगी तब ये जो आपको पल्स फील होगी वो फिलीफॉर्म, थ्रेडी, वायरी या वीक पल्स फील होगी।
ठीक है। और जब आपका फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो बाउंडिंग पल्स होगी, ठीक है। हाइपर वॉल्यूमिया और एक्सरसाइज की कंडीशन के अंदर आपका जो फ्लूइड वॉल्यूम लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और एक्सरसाइज के अंदर एक्चुअली में क्या होता है, एक्सरसाइज में आपके पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से जो हार्ट को ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और इसीलिए जैसे वीनस रिटर्न टू द हार्ट इंक्रीज़ होता है तो ब्लड जो है कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छे से करता है, और ज़्यादा मतलब अच्छा कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो पल्स होती है वो भी बाउंडिंग फील होती है फिर, ठीक है। इसलिए एक्सरसाइज में कोई फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होता है, बट दिस इज़ द रीज़न कि क्यों पल्स हमें बाउंडिंग फील होती है, ठीक है। तो पल्स वॉल्यूम के हिसाब से या तो अगर वॉल्यूम कम हो जाए फ्लूइड वॉल्यूम का तो हमें फिलीफॉर्म या वायरी या थ्रेडी या वीक पल्स फील होगी, और अगर फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बाउंडिंग पल्स फील होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ वाटर हैमर पल्स या कोरिएजन पल्स या कोलैप्सिंग पल्स। इसमें क्या होता है, पल्स आपको नॉर्मल फील हो रही है या बिल्कुल एक अच्छी पल्स फील हो रही है, स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, बट वो सडनली कोलैप्स कर जाएगी, सडनली इट विल डिसअपियर, ठीक है। पल्स मिलेगी नहीं आपको, कोलैप्स हो जाएगा जैसे पेशेंट भी। तो वाटर हैमर पल्स या कोरिएजन पल्स या कोलैप्सिंग पल्स सडनली अगर जब कोलैप्स हो जाता है तब अरोटिक रीगर्जिटेशन में, है ना, मतलब अरोटा से बैक फ्लो ऑफ द ब्लड हो जाएगा, तो अरोटिक रीगर्जिटेशन की कंडीशन के अंदर ही आपको वाटर हैमर पल्स, कोरिएजन पल्स या कोलैप्सिंग पल्स मिलेगी, ठीक है। नाउ पैराडॉक्सिकल पल्स। पैराडॉक्सिकल पल्स में देखो, इंस्पिरेशन के टाइम पे हम जो जनरली हमारी जो पल्स है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। देखो, इंस्पिरेशन के टाइम पे कई चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं। इंस्पिरेशन के टाइम हमारी पल्स भी इंक्रीज़ हो जाती है, हमारा बीपी भी इंक्रीज़ हो जाता है हल्का सा, ठीक है। और जो हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो भी आउटवर्ड की तरफ मूव करती हैं। डायफ्राम हमारा नीचे की तरफ मूव करता है, डाउनवर्ड, है ना, ताकि ज़्यादा एयर जो है, क्योंकि देखो एयर को अंदर आने के लिए स्पेस तो चाहिए। अब स्पेस बनाने के लिए डायफ्राम नीचे जाता है और जो हमारी मसल्स हैं वो आउटवर्ड की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो इंस्पिरेटरी के टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, बॉडी की पल्स बढ़ती है, बीपी भी बढ़ती है, और जो मसल्स हैं वो आउटवर्ड और डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन होती है इंस्पिरेशन के टाइम पे, ठीक है। अगर इससे उल्टा कुछ भी होगा तो वो फिर पैराडॉक्सिकल में कंसीडर किया जाएगा। पैराडॉक्सिकल मतलब अपोजिट होना, नॉर्मल के अपोजिट होना। तो पैराडॉक्सिकल पल्स वही है कि वीक पल्स फील होना ड्यूरिंग इन्हेलेशन। इन्हेलेशन के टाइम में वैसे तो पल्स ज़्यादा फील होनी चाहिए थी, बट अभी कम हो रही है, ठीक है। फिर है बाइजमाइनल पल्स। बाइजमाइनल पल्स या ट्राइजमाइनल या क्वाड्रिजमाइनल भी बोलते हैं, मतलब टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे बाइजमाइनल में क्या है कि हर दूसरी पल्स जो है वो पहले भी आ रही है और वीक भी आ रही है, ठीक है। ट्राइजमाइनल में हर तीसरी पल्स ऐसे हो रही है, और क्वाड्रिजमाइनल में हर फोर्थ बीट ऐसी हो रही है, ठीक है। ये क्या थे, ये वॉल्यूम के बेसिस पे थे सारे। क्या क्या था उसमें, सबसे पहले तो हमारी जो फिलीफॉर्म या वायरी या थ्रेडी या वीक पल्स थी वो कब थी, जब हाइपोवोलीमिया की कंडीशन थी। फिर बाउंडिंग पल्स आ गई जब हाइपरवोलीमिया की कंडीशन हुई, ठीक है। फिर हमारी वाटर हैमर और कोलैप्सिंग पल्स और कोरिएजन पल्स थी हमारी, ठीक है। वो कब थी, जब अरोटिक रीगर्जिटेशन की कंडीशन में, ठीक है, जब हमें सडनली वो डिसअपियर हो रही थी, है ना। फिर थी हमारी पैराडॉक्सिकल पल्स की, हमें पता है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के टाइम पे हमारी पल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फील होती है, बट वो नहीं हो रही है, वीक कंपैरेटिवली उसके वीक फील हो रही है, तो फिर वो क्या है, पैराडॉक्सिकल पल्स है, ठीक है। फिर बाइजमाइनल होगी। फिर अब रिदम के बेसिस पे देखते हैं हम, तो रिदम के बेसिस पे क्या है, इंटरमिटेंट पल्स, मतलब पल्स नॉर्मल चल रही थी, इंटरमिटेंट मतलब बीच बीच में ना, इंटरमिटेंट मतलब बीच बीच में पल्स गायब हो जाएगी, ठीक है, मतलब पल्स आ रही है पर बीच बीच में। तो जो रिदम है वो नॉर्मल नहीं है, इरेगुलर है पल्स। पल्स डेफिशिएंट मैंने बताया था आपको कि एपिकल्स और रेडियल पल्स के अंदर डिफरेंस होना। और डायक्रोटिक पल्स का मतलब होता है कि हार्ट तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन हमें पल्स उसकी जगह 2 फील हो रही हैं, मतलब एक हार्ट बीट के ऊपर हमें 2 पल्स फील हो रही हैं, वो डायक्रोटिक पल्स होती है, और ये रिदम के बेसिस पे है, ठीक है। अब कुछ 3-4 सिमेट्रिकल से वर्ड लगते हैं हमें, लेकिन इनमें बहुत डिफरेंस होता है, वो बताती हूँ। अब ये वो 3 चीज़ें हैं जो सेम सी लगती हैं लेकिन इनमें बहुत डिफरेंस है। पहला क्या है, पैराडॉक्सिकल पल्स, फिर है पल्सेस पैराडॉक्सिकस, फिर है पैराडॉक्सिकल इंस्पिरेशन। देखो, मैंने 3 चीज़ें बताई थी कि इंस्पिरेशन के टाइम पे हमारी 3 चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं। जो नॉर्मली क्या होता है कि इंस्पिरेशन के टाइम पे हमारा पल्स जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग फील होती है,
इंस्पिरेशन के टाइम पे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो पैराडॉक्सिकल पल्स है, ठीक है। फिर हमारा इंस्पिरेशन के टाइम पे बीपी भी इंक्रीज़ होता है। अगर वो इंक्रीज़ नहीं होने की बजाय डिक्रीज़ हो जाए तो क्या होगा, फिर वो पल्सेस पैराडॉक्सिकस होगा, ठीक है। फिर एक होती है पैराडॉक्सिकल इंस्पिरेशन कि मैंने बताया था जब इंस्पिरेशन के टाइम पे जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो आउटवर्ड की तरफ मूव करती हैं और डायफ्राम डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है। क्यों? स्पेस बनाने के लिए ना, क्योंकि एयर अंदर आएगी तो स्पेस तो चाहिए। स्पेस बनाने के लिए मसल्स बाहर चली जाएंगी, डायफ्राम नीचे चला जाएगा तो वहाँ पे सारा एरिया खाली हो गया, अब वहाँ पे आराम से एयर आ सकती है। लेकिन ऐसा ना होने की बजाय मसल्स अगर इनवर्ड मूव करे और डायफ्राम अगर अपवर्ड मूव करे तो स्पेस नहीं बचा, तो एयर कैसे आएगी, है ना। तो इसको हम बोलते हैं पैराडॉक्सिकल इंस्पिरेशन। ये कंडीशन मेनली फ्लेल चेस्ट के अंदर देखी जाती है। जब फ्लेल चेस्ट होता है तो उस टाइम पे पैराडॉक्सिकल इंस्पिरेशन देखी जाती है, अपोजिट होना इंस्पिरेशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं कि पल्स भी बढ़ती है, बीपी भी बढ़ता है, और जो रेस्पिरेशन के टाइम पे मसल्स बाहर जाती हैं और डायफ्राम नीचे जाता है। अगर ऐसा ना हो, इसके अपोजिट हो जाए तो वो पैराडॉक्सिकल है। अब पैराडॉक्सिकल पल्स मतलब जो बीपी से रिलेटेड है, पल्सेस पैराडॉक्सिकस वो जो है वो बीपी से रिलेटेड है, और पैराडॉक्सिकल इंस्पिरेशन जो है वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। अब आप इसको याद कैसे करोगे या सो कॉल्ड इसका रट्टा कैसे मारोगे कि पैराडॉक्सिकल पल्स है तो वो पल्स से रिलेटेड है और पल्सेस पैराडॉक्सिकस है तो वो बीपी से रिलेटेड है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने बताई है, वो मुझे नहीं पता रिलेटिव आप लोगों को लगे या ना लगे, बट मुझे तो लगती है। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, पल्सेस आ रहा है, इसमें आप ये पल्सेस के इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो, तो ये बाकी हमारा आगे क्या बचा, PUL बचा ना। इसको आप ऐसे बोलो कि ये पूल है ना, जैसे स्विमिंग पूल होता है वैसे ये पूल है। तो अब पूल किस चीज़ का है, पूल है ब्लड का, ठीक है, ब्लड का पूल है, मतलब ब्लड प्रेशर एक तरह से रिलेट कर पा रहे हो ना, ब्लड आ गया, ब्लड का पूल है, मतलब ये चीज़ ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, ठीक है। और पैराडॉक्सिकल पल्स तो पल्स से है ही, मतलब आगे जहाँ पे पूल आ गया, जहाँ आगे स्विमिंग पूल आ गया तो वो स्विमिंग पूल ब्लड का है, और वो ब्लड किसका है, ब्लड प्रेशर का है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे अगर आपको याद होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर किसी को और कोई अच्छा सा निमोनिक अगर कोई बना सकता है तो वो प्लीज़ मुझे भी बताना कमेंट सेक्शन में, मुझे भी पता करना है इसका अच्छा सा एक निमोनिक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पल्स, और ये सेकंड पार्ट था हमारे वाइटल साइन का। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे रेस्पिरेशन, और फोर्थ में आई थिंक हम बीपी पढ़ेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे मैं अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करूँ, या कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हो, या अगर किसी भी टाइप का आपके माइंड में कोई सजेशन है तो प्लीज़ वो मुझे बताना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड प्लीज़ कमेंट में तो मुझे ज़रूर बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के लिए। तो आई होप यू ऑल विल सपोर्ट मी, सो थैंक यू सो मच।